IMF तवानाई का बढ़ता सर्कुलर डेट खत्म कराना चाहता है जो अब 1400 अरब तक जा पहुंचा है और इसके लिए बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाना होंगी। दीगर सब्सिडीज भी खत्म करना होगी जिससे महंगाई का वो तूफान आएगा जो सबको बहा कर ले जाएगा। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की जाएं ताकि इनकी वतन वापसी पर अवाम में हुकूमत की मकबूलियत की फजा साजगार हो। लेकिन दूसरी तरफ IMF डिमांड पूरे किए बगैर किस्त जारी करने को राजी नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त उस मकाम पर आ खड़ी हुई है कि जहां से उन्हें नहीं है कि किस रास्ते पर जाया जाए। इसहाक डार जब आए थे तो वज़ीर आज़म वो पुरज़्म भी थे और IMF से डील भी करना जानते थे और IMF भी ना माने तो वो कह रहे थे कि दूसरे ज़राए से भी पैसे इकट्ठा कर लेते। उस वक्त भी वो IMF को नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए हुए थे। जुमे तक मुल्क के माशी सूरत हाल से मुतालिक बड़ा फैसला होगा और उन्होंने इंकिशाफ भी किया है कि IMF से कर्जे की किस्त मार्च के करीब मिलेगी और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत दिखाई दे रही है। IMF मार्च में मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगा, वो समझता है कि मार्च में से निगरान हुकूमत से बात होगी। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर बात की और कहा है कि पूरी हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें अहमकाना है। और कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब ने भी आज सहाफ़ियों से मुलाकात में की है कि अब ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शोशा छोड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कि आप अमेरिका से एक बरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आप आइन के मुताबिक चलेंगे। आज आप जो है वो इसके पीछे से, इस हुकूमत के पीछे से जो एक इस वक्त सूरत हाल है वो आप हट जाएंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। मुल्क ने और आइन में उसका हल दिया गया कि जब हुकूमत हटेगी तो क्या होगा, मुल्क हटेगी तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में ये हुकूमत नहीं जाना चाहती तो इस्लामाबाद के इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, ये तो कराची हैदराबाद के इलेक्शनों में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि इनका तो हशर नशर हो गया, ये तो बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा कोशिश इनकी भी ये है कि मुल्क में गैर आईनी सेटअप बन जाए और वो सेटअप जो है वो मुल्क को चलाए। अब मुल्की माशी मसाइल का हल क्या है और ये हल किसके पास है, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने यह कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और शायद उन्हें भी इस बात का इदराक हो गया है कि IMF ही लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है, IMF जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है। लेकिन जो विंटर वेकेशंस चल रही हैं इस वक्त, IMF के साथ अगर 9th रिव्यू में जाते भी हैं तो रिव्यू मुकम्मल होते हुए और $1.2 बिलियन की ट्रांच आते हुए मार्च हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मार्च तक ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये जो बीच के 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में क्या होगा फिर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस वक्त जो एक कश्ती है जो पाकिस्तान को माली तौर पे डूबने से बचा सकती है उसका नाम IMF है। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब आपने अगले 3 महीनों का जिक्र किया। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगभग $8 अरब की जो है वो बैरूनी कर्जाजात की पेमेंट करनी है। उसमें से 50% से जायद लगभग 4-4.5 अरब जो है वो तो जिसको हम कहते हैं वो रोल ओवर में चला जाएगा, यानी कि वो पुराने कर्जाजात जो हैं उनको उनकी तौसी हमारे सामने आ जाएगी, उनकी जो अदायगी की तारीख है उसमें एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो 3 से 4 बिलियन डॉलर के इजाफी कर्जाजात जो हैं वो हमें लेने होंगे। वो अरेंज फॉर हैं, उनका इंतजाम हो चुका हुआ है, लेकिन IMF के प्रोग्राम में जाने के बगैर वो नहीं मिलते। तो अगर तो IMF के प्रोग्राम में हम कामयाबी से दाखिल हो जाते हैं तो फिर आप समझिए कि किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। और अगर IMF के प्रोग्राम में हम नहीं जा पाते तो फिर ये खतरा जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी आप समझिए बड़ी हाई हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम में रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो भी बड़ी सख्त हैं क्योंकि IMF इज़ वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स आवर करंट अकाउंट डेफिसिट कि इसको पूरा किया जाए। जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये चाहते हैं कि इसको कम से कम किया जाए और फिर साथ में जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो इसको लेकर भी खासे परेशान है। तो ये 3 तरह की डोमेन्स हैं जिसमें भी काम करने की ज़रूरत है। और फिर टैक्सेस अगर मजीद इम्पोज करने होंगे, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, तो क्या हुकूमत ये करने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, मुझे वो 2 मिसरे याद आ रहे हैं कि आग का समुंदर है और डूब के निकलना है। ये वाकई आग का समुंदर हमारे सामने खड़ा है। IMF के साथ 5 बड़े इश्यूज हैं और उसमें से एक इशू जो है वो हल हो चुका है, 4 जो हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। एक फिस्कल एडजस्टमेंट का आपने जिक्र किया, उसमें कोई 340 अरब रुपए की एक अमाउंट थी जो हम कह रहे थे कि हमने सैलाब के खर्चों के ऊपर खर्च कर दी है। उसमें IMF का और पाकिस्तान का जो है वो एग्रीमेंट हो गया है। जो 4 बकिया इशू रह गए हैं, एक आपने जिक्र किया कि FBR के टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा,
पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर कहा जा रहा है कि इजाफी लगाएं ताकि आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा ज्यादा हो जाए। और फिर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सर्कुलर डेट का, वो गर्दिशी कर्जाजात। हैरानकुन बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से लगभग 100 अरब रुपए का माहाना इजाफा हो रहा है उस सर्कुलर डेट के अंदर। उसके ऊपर IMF बहुत परेशान है, जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान भी परेशान होगी, लेकिन उसका कोई हल निकलता सामने नहीं आ रहा। और फिर ये एक्सचेंज रेट वाला मामला है जो 5वां मामला है। IMF ये कह रही है कि मार्केट को इजाजत दी जाए कि वो रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसका तयन करे। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है हमारी वजारत खजाना, वो रोके बैठी है कि स्टेट में जो इंटरबैंक का रेट है वो 226 पे चल रहा है, ओपन मार्केट कहीं 250, 55, 60 की भी बातें की जाती हैं। तो ये जो गुब्बारा नजर आ रहा है एक्सचेंज रेट के हवाले से, और उसमें हुकूमत मुसलसल हवा भरती चली जा रही है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये गुब्बारा किसी ना किसी वक्त तो फटेगा। इसका वक्त का तयन करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसी तरह पॉलिसी चलती रहे तो हमने देखा है कि ये गुब्बारा फटा है। हमारे पास मॉडल सामने है, श्रीलंका का मॉडल है, अर्जेंटीना में फटा है, नाइजीरिया में फटा है, मिस्र में इस किस्म का हाल हुआ है, टूनीजिया में, अंगोला में, जिम्बाब्वे में। और वो जब गुब्बारा फटता है तो फिर दो चीजें सामने आती हैं। एक तो करेंसी क्रैश होती है, आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो कहीं 20-25% बड़ी तेजी से खदशा है कि गिर सकती। और फिर दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अभी हमारे यहाँ जो हमें बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह है 30% पे चल रही है, तो आप सोचिए गुब्बारा फटने के बाद ये कहीं 40-45% तक जा सकती है। डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू कि हमारे यहाँ दो तरह के एक्सचेंज रेट्स हैं जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से डॉलर को कटेल करने की कोशिश की जा रही है, अगर IMF ये कह रहा है कि मार्केट फोर्सेस को तयन करने देना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो अगर हम मार्केट फोर्सेस पर छोड़ेंगे इसको, अभी तो ये सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मार्केट फोर्सेस पर आएगा तो फिर डॉलर प्राइस क्या होगी, रुपए की कदर क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, इन रियलिटी हमारे यहाँ खास तौर पे कॉमनर के ऊपर किस कदर प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये यकीनी बात है कि 2023 का जो साल है वो 2022 से ज्यादा मुश्किल होगा। एक बुनियादी असूल जो इकोनॉमिक्स में सबको सिखाया जाता है वो ये है कि आप समझिए कि 8 अरब इंसानियत बसती है इस वक्त दुनिया में। उनमें से किसी को ये नहीं पता कि रुपए और डॉलर की क्या पैरिटी होनी चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए। ये सिर्फ एक एंटिटी ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि ये मालूम है कि वो रेट क्या होना चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। मार्केट के अलावा और कोई ये नहीं जानता। अगर मैं किसी तरह सोच के ये बैठ जाऊं कि ये कदर जो है रुपए की वो 200 रुपए के करीब होनी चाहिए एक डॉलर की, और फिर उसके ऊपर मैं अपनी मुस्तकबिल की नक्शा साजी शुरू कर दूं, तो वो कामयाब नहीं हो सकती। तो एक तो ये मार्केट का असूल है, ये इकोनॉमिक्स का असूल है कि वो रेट जो है वो मार्केट ने तयन करना है, वो कोई इंसान, कोई शख्स जो है वो उसका तयन नहीं कर सकता। जब तक हम वहाँ नहीं जाते ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पंजाब का मुग़ल आज़म कौन है।